जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले 10 बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनकम टैक्स के, जो कि आपकी आगरा यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकंड ईयर में सब्जेक्ट है। अगर आपका ये फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर या बीबीए के लिए भी देख रहे हैं तो आप ये 10 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कर जाएंगे। आपको ये क्वेश्चंस लिखने कैसे एग्जाम में, मैं ये भी बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्त, व्हाट इज इनकम टैक्स एंड बेसिक टैक्स रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। मतलब पहला क्वेश्चन, क्योंकि सब्जेक्ट इनकम टैक्स है तो आपसे ये तो पूछ ले कि इनकम टैक्स क्या होता है भाई, और इनकम टैक्स में क्या क्या इनकम टैक्स की रेट्स रखी गई है हमने इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए। जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ लेंगे। तो फटाफट दोस्त आंसर लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्वेश्चन साथ के साथ नोट करोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्त इनकम टैक्स के बारे में पूछ रहा है, तो अब यहाँ पहले इनकम की डेफिनेशन देंगे। यहाँ पर इनकम में क्या क्या चीज है, बुक की डेफिनेशन है सेक्शन 2 के हिसाब से। सेक्शन याद करने की, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना सेक्शन लिखे भी आपके उतने ही नंबर आएंगे जितना सेक्शन लिख कर आएंगे। इनकम की डेफिनेशन लिखेंगे दोस्त। इनकम के बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे प्रीवियस ईयर की। सर ये तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में भाई, आपसे इनकम टैक्स पूछा है तो इनकम टैक्स की बेसिक जानकारियां भी आपको यहाँ देनी है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, बुक से देखेंगे। असेसमेंट ईयर क्या होता है, बुक से देखेंगे। साथ में आप यहां पर्सन की डेफिनेशन भी देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स ने अपनी एक डेफिनेशन दे रखी है कि पर्सन में कौन कौन लोगों को इंक्लूड करता है। जो भी पर्सन बनेगा उसे इनकम टैक्स देना पड़ेगा अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जाता है। तो पर्सन का मतलब सिर्फ आप और मैं वाले पर्सन नहीं है, यहाँ कंपनी को भी पर्सन माना गया, स्कूल्स को भी पर्सन माना गया, टेम्पल को भी पर्सन माना गया। एवरीबडी इज कंसिडर्ड अंडर द वर्ड पर्सन। तो पर्सन की डेफिनेशन लिखना बहुत अनिवार्य है, इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे क्लियर होगा। फिर हम चलते हैं दोस्त टैक्स रेट्स पर। तो बढ़िया सा बेहतरीन सा चार्ट या तो आपकी कुमार या स्कैनर या किसी पर्टिकुलर रिफ्रेशर बुक में होगा, वहां नहीं है, गूगल पर आप टैक्स रेट्स का चार्ट लिख लें। असेसमेंट ईयर 21-22 या 20-21 कोई भी चलेगा। इनकम टैक्स रेट्स यहां पर आपको लिखनी पड़ेंगी। इनकम टैक्स रेट में आपको यहाँ पर रेट्स होंगी 5%, 10%, 20%, 30%। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट सरचार्ज होंगे दोस्त। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, अगर कोई इंसान इतनी ज्यादा इनकम कमाता है कि हम उससे टैक्स के अलावा एक और टैक्स वसूलना चाहते हैं, यहाँ रेट्स होंगी 2%, 5%, 7%, 12%। तो वो भी आपको याद करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली नहीं याद हो पा रही है तो आप अंधाधुंध पे ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरचार्ज के बाद यहाँ पर सेस और हेल्थ एजुकेशन सेस के बारे में आपको जानकारी देनी है, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड है, तो ये भी आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्त यहां जहां आप इनकम की डेफिनेशन लिख रहे हो, यहां जहां आप इनकम की डेफिनेशन लिख रहे हो, यहां आप इनकम को दो तरीके से बांट सकते हो, एक इंडियन इनकम, एक फॉरेन इनकम। ये इंडियन इनकम फॉरेन इनकम होती क्या है, एक इंडिया में ही इनकम अर्न होती है, इंडिया में ही रिसीव होती है। आपको याद आ रहा होगा रेजिडेंशियल स्टेटस के नाम से क्वेश्चन है। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। इस तरीके से बहुत सारी बातें लिखी हुई है इनकम को लेकर। साथ साथ आप यहाँ कैजुअल इनकम को भी लिख कर आ सकते हो। ये आपका बेसिक इनकम टैक्स का बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। बेसिक सी चीजें, 4 से 5 पेज का मैंने आपको आंसर बता दिया किस तरह लिखना है आपको। यहां पर आप इमेजिनरी तरीके से एक क्वेश्चन भी लिख के आ सकते हो। इमेजिनरी मतलब आप एक पर्सन की इनकम ले लो 5 लाख रुपए, उस पर कितना टैक्स लगेगा, उसको रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 87A, और एक क्वेश्चन लिखे आना जिसमें रिबेट ना मिले। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिन बच्चों को भी आता है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो मैं आपको इतना भरकर लिखना सिखा दूंगा कि जितना आप 4 क्वेश्चन में नहीं लिख पाओगे उतना क्वेश्चन 2 और 3 में लिखे आओगे। इतना सारा लिखवाना सिखा दूंगा। सर कैपिटल गेन की एक इनकम होती है जब हम अपनी एसेट्स को, अपनी किसी एसेट को, जरूरी नहीं वो एसेट हमारी बिजनेस हो, बिजनेस के अलावा भी अगर आप घर पर ज्वेलरी लेकर खरीद कर रखी हुई है, अपना घर खरीद रखा है, उसको आप फ्यूचर में कभी बेचोगे तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा अंडर दैट कैपिटल गेन। 2 तरीके कैपिटल गेन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई भी आ जाए, आप ये सारी बातें लिखे आना जो मैं नीचे लिख रहा हूं। सबसे पहले दोस्त कैपिटल एसेट क्या होती है, इसके बारे में लिखना। दूसरी बात ट्रांसफर क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ बहुत बड़ा सा चार्ट है। ट्रांसफर जो होता है, सेल होती है, एक्सचेंज होता है, रिलिंक्विशमेंट होता है, एक्सटिंग्विशमेंट होता है, सारी बातें वहां पर आपको मिलेंगी। कैपिटल एसेट क्या होती है, ट्रांसफर क्या होता है। देन यहां पर आप लिखकर आना कि एसेट कब शॉर्ट टर्म मानी जाती है, एक एक एग्जांपल लेके, ज्वेलरी कब मानी जाती है, शेयर्स कब माने जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कब मानी जाती है, और कब लॉन्ग टर्म मानी जाती है।
सबसे पहले तो 3 बेसिक बातें ये लिखेंगे, कैपिटल एसेट क्या होती है, ट्रांसफर क्या होती है, शॉर्ट टर्म कब बनती है, लॉन्ग टर्म कब बनती है। आफ्टर दैट यहां पर आप दो जो है आप फॉर्मेट बनाकर आएंगे। दो फॉर्मेट कौन से, फॉर्मेट ऐसा है कि यहां पर अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर दो तो सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हो और एक्सपेंसेस माइनस करते हो, बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो सेल में से एक्सपेंसेस तो माइनस करते हो पर कॉस्ट की जगह इंडेक्स्ड कॉस्ट। इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या होती है दोस्त, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऐसी होती है कि अगर हमने कोई भी बिल्डिंग जो है 10-12 साल 15 साल पहले खरीदी है तो महंगाई के हिसाब से उसे आज के दर पर लिया जाएगा, आज की रेट पर लिया जाएगा, उसे इंडेक्सेशन बोलते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट। तो ये आपको कैपिटल एसेट में लिखकर आना है। ऑलमोस्ट 3 से 3.5 पेज भर गए, पर अभी रुकना नहीं है, यहां पर आप और चीजें लिखकर आएंगे प्लस प्लस कर जो मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान देना। कैपिटल गेन कब कब आपका एग्जेम्प्ट होता है, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूं। सेक्शन 54 अगर आप गूगल पर डालेंगे, सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन याद नहीं करना है, मुझे याद है इसलिए अपने आपको बता दे रहा हूं। सेक्शन 54 डालेंगे तो बड़ा सा चार्ट एक घूम फिर कर आ जाएगा जिससे आप 3-4 पेज भर सकते हो, कि आपको भी जनरल नॉलेज के लिए हो जाएगा कि अगर हम कोई इनकम कमाते हैं जो कि कैपिटल गेन नेचर की है, हमने अपना कोई 10-20 साल 50 साल पुराना घर बेचा और उस पर हमने इनकम हुई, कोई ज्वेलरी बेची 10 साल पुरानी, तो उस चीज को हम एग्जेम्प्ट कैसे करा सकते हैं कि गवर्नमेंट को हमें 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत ना पड़े। तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट सेक्शन 54 में एज वेल एज आप लिखेंगे कब कब ट्रांसफर माना नहीं जाता है, ट्रांसफर नॉट टेकन, या इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, इसको बोलते हैं दोस्त सेक्शन 47। मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सेक्शन 45 से सेक्शन 55 के बीच में आपका ये कंप्लीट होता है। इतनी बातों में आप लिखेंगे तो ऑलमोस्ट 6 से ज्यादा पेज आपके भर जाएंगे, गारंटी है। एक क्वेश्चन कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, कैपिटल गेन आ जाए तो भी ये सारी बातें लिखनी है, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाए फिर भी ये लिखना है। मतलब सर आप ये बता रहे हो पूरा चैप्टर लिख दें हम कैपिटल गेन का, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूँ आपको। इतनी देर से आप समझ नहीं पा रहे थे शायद, अब समझ में आ गई। अब आपको यही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलो जी, आंसर नंबर 3। सर और कुछ भी लिख सकते हैं तो भाई व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, अगर आपको और कोई डाउट है कि इसमें क्या लिख सकते हैं क्या नहीं तो 7906786321 अब हमें जो है व्हाट्सअप करें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे सफिशिएंट मटेरियल जो भी आप लिख सकते हैं। आंसर नंबर 3 की बात करता हूं दोस्त, व्हाट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इनकम्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस हेड। जिस तरह आपकी कैपिटल गेन की इनकम होती है इसी तरह आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम होती है। घर से बाहर निकलो, परचून की दुकान है, किराने की दुकान है, वो जो इनकम कमा रहा है वो आपकी इस हेड में जाती है। आप जिस टीचर पर ट्यूशन पढ़ते हैं वो आपकी इस हेड में जाती है। मतलब ऑलमोस्ट करोड़ों लाखों दुनिया में दुकानें, सर्विस सेंटर्स, जिम, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, होटल, सब लोग अपनी इनकम किस में दिखाते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में। तो यहां वाला क्वेश्चन अगर आता है आपका तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस के अंदर ट्रेडर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। ये सारी तो डेफिनेशन लिख कर आएंगे जो भी आपके बुक में दिए हुए हैं, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर, ये सारी बातें। इसके अलावा यहाँ 2 बेहतरीन बड़ी बड़ी लिस्ट हैं। 2 बेहतरीन बड़ी बड़ी लिस्ट कौन सी है, एक लिस्ट है आपकी कौन कौन सी चीजें बिजनेस प्रोफेशन में आती हैं, ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन में कौन कौन सी इनकम्स आती हैं, इनकम्स इंक्लूडेड इन बिजनेस प्रोफेशंस। इसके अलावा यहां पर आप लिख सकते हो एक्सपेंसेस अलाउड का एक चार्ट दिया होगा आपकी बुक में और एक्सपेंसेस डिसअलाउड का। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अलाउड तो कम से कम 90 है बुकों में, 80 से 90 अलाउड दिए, 10, 20, 30, 40, 50 जितने आपको सरल लगे, बेसिक बेसिक बिल्कुल, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टॉक का इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉइज, ऐसे बेसिक बेसिक से जो आपको एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार, 4 बार, 5 बार में तो याद ही हो जाएंगे। 10, 20, 30, 40 जो याद हो उनको एक्सपेंसेस अलाउड, डिसअलाउड अलग से ही होंगे। आपको कोई भी प्रोविजन आपका अलाउड नहीं होता, इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता, पेनल्टी अलाउड नहीं होती, ये डिसअलाउड में। इसके अलावा आपको 2 फॉर्मेट बनाकर आने हैं जो आपको शायद आपका थ्योरी क्वेश्चन नहीं देता हो, जो मैं दे रहा हूं आपको। 2 फॉर्मेट बना के आने, 2 फॉर्मेट को मैं बोलता हूं एक सीधा फॉर्मेट, एक उल्टा फॉर्मेट। सर ये क्या बोलते हो आप, सीधा और उल्टा मतलब? एक सीधा फॉर्मेट, एक उल्टा फॉर्मेट। क्योंकि वहां स्पेस नहीं है ज्यादा तो मैं आपको यही बता दे रहा हूं। सीधे फॉर्मेट में दोस्त आप क्या करेंगे, किसी भी, ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में दिख जाएगी पीजीबीपी के, फॉर्मेट याद करना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं याद रखना, आपको क्वेश्चन करना ही नहीं है। सर इनके बिना भी क्वेश्चन आपका पूरा पेपर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्त, पूरा पेपर हो जाएगा, एक भी न्यूमेरिकल मत करना। सीधे फॉर्मेट में दोस्त आपको क्या करना है, किसी भी डॉक्टर की या किसी प्रोफेशनल की आपको इनकम चार्ट लेना है, वहां पर सीधा वाला है, मतलब ऊपर अर्निंग्स ऐड होंगी और नीचे एक्सपेंसेस लेस होंगे। डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस, विजिटिंग फीस, डॉक्टर की
इस तरीके की सारी फीस जो होती है, ऑपरेशन फीस, ये सारी ऐड होंगी और इसके एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, मटेरियल कंज्यूम्ड, और दवाइयाँ जो होंगी उनके खर्चे, सर्जिकल इक्विपमेंट का डेप्रेशन, ये सीधा फॉर्मेट। उल्टे फॉर्मेट में आपके एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड है वो ऐड होंगे और जो इनकम्स डिसअलाउड है जो इस हेड में नहीं जाती वो लेस होंगी, उसे उल्टा फॉर्मेट बोलते हैं। वो भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ ना मैंने, एक सीधा फॉर्मेट एक उल्टा फॉर्मेट। तो गाइज आप इस क्वेश्चन में जो है एक सीधा फॉर्मेट एक उल्टा फॉर्मेट देख आएंगे और इसके बाद ये पीजीबीपी आपका कंप्लीट हो जाता है प्रॉफिट और गेन्स को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। एक ही क्वेश्चन कोई जरूर आएगा इस टॉपिक पर, चारों का आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आता तो टैक्स प्लानिंग का अगर आता है, मैनेजमेंट का अगर आता है, अवॉइडेंस इवेजन, चारों का मतलब होता है तो प्लानिंग करेंगे तो टैक्स कम से कम जाएगा। मैनेजमेंट में अगेन आपको पता है प्लानिंग से बड़ा फंक्शन मैनेजमेंट होता है। अवॉइडेंस में आप इग्नोर करते हो, रिवीजन में आप चोरी करते हो, इसमें सजा होती है। तो अब सबसे पहले यहां पर एक तो डिफरेंस बिटवीन याद कर लेंगे चारों का, कोई भी एक टॉपिक आता है आप चारों का लिख कर आ सकते हो। डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट, अवॉइडेंस और रिवीजन, प्लस आप इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है ये थ्योरी तो आप गूगल पर डालेंगे तो आपको चार्ट तैयार मिलेगा आपका टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन का। चारों के एडवांटेज डिसएडवांटेज एक दूसरे से अलग है। साथ में जिन भी चीज़ों के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं आपके, तो आप उनके ऑब्जेक्टिव्स लिखे आना। आपका ये क्वेश्चन 3 से 3.5 पेज का कंप्लीट बता दिया मैंने आपको। इससे रिलेटेड मुझे लगता है एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते दोस्त, जहां पर व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, लिस्ट आउट द इनकम्स व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और वो इनकम बताओ जो एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से रिलेटेड। तो यहां पर एक ही क्वेश्चन में आप क्या क्या लिख कर आ सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन आपका पूरा कुमार में या बुक में आपकी दिया हुआ है, पूरा चैप्टर दिया हुआ है, पूरा लिखे आना। साथ में वो चार्ट बनाया ना आप, कौन सा वाला, टी कॉफी रबर वाला, टी कॉफी और रबर का याद होगा कुछ बच्चों को। 75, 25, 65, 35, 0, नील, इस तरीके के चार्ट्स दिए हुए हैं। साथ में आप यहां पर लिस्ट करे आना एग्जेम्प्ट इनकम को, भले ही वो एग्रीकल्चर पूछे तो भी एग्रीकल्चर प्लस एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम पूछे तो भी एग्जेम्प्टेड प्लस एग्रीकल्चर। रीजन क्या है दोस्त, एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी कुछ स्रोत तक, कुछ लेवल तक, कुछ एक्सटेंट तक एग्जेम्प्ट होती है और एग्जेम्प्टेड इनकम आपकी सारी एग्जेम्प्टेड इनकम जो आपको या तो एग्जेम्प्टेड इनकम वाला चैप्टर मिल जाएगा या इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन असेसीज इनकम वाले चैप्टर में मिल जाएगा, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर अगर आपने देखा हो कभी बुक में, ठीक है, लास्ट हेड होता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम का, वो वाले चैप्टर में आपको एग्जेम्प्टेड इनकम। यहां पर आपको मैं याद दिला दूं तो डिविडेंड की इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है कुछ तरह, ठीक है। आपकी जो होती है सैलरी होती है एमपी एमएलए की, कुछ इस तरीके की इनकम जो आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम्स होती हैं ये यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेंगी। 10, 15, 20 जितनी आपको याद हो लिस्ट वाइज। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने हेड्स ऑफ इनकम के डाले, कैपिटल गेन और एक पीजीबीपी। मैं पांचों के पांचों हेड्स ऑफ इनकम के जरूर डालूंगा और क्या क्या लिखना है ये भी बताऊंगा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन को ये हेड्स ऑफ इनकम जरूर टपकते हैं। 10 में से डेफिनेटली बता रहा हूँ, चांसेस हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप की तरह 10 में से 8 या 9 आ जाए, चांसेस हो सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरह 10 में से 10 आ जाए। इसी तरह सर हमें न्यूमेरिकल करने चाहिए या नहीं, अगर पहले से न्यूमेरिकल आते हैं आपको, पहले कभी कर रहे तो 2, 4, 5 न्यूमेरिकल रिवाइज कर जाना। नहीं आते तो अब जरूरी नहीं है स्पाइडरमैन बनने की, आप इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर जाओ एक दिन में, एक रात में। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ गिवन है, इन 10 क्वेश्चंस को कर आप अपना इनकम टैक्स का पेपर बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। लौट कर आकर कमेंट जरूर बता देना, तभी वीडियो को लाइक करना और शेयर तो अभी से करना। तो गाइस आपके नेक्स्ट जो 5 बेहतरीन क्वेश्चन और है जो आपको बोर्ड पर यहाँ दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्त आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है या आ सकता है, स्टेट द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग सैलरी, allowances and perquisites provided by, आपको पता है सैलरी कौन प्रोवाइड करता है आपको दोस्त, एम्प्लॉयर करता है किसको, एम्प्लॉय को। सबसे बड़ा रिलेशनशिप सैलरी देने के पीछे होता क्या है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय पेमेंट होता है दोस्ती। तो एक क्वेश्चन अगर आपका सैलरी से आता है, क्योंकि इस चीज को लेकर बच्चे इतना घबराते, इतना डरते हैं कि सर सैलरी नहीं आ रहा समझ में, बाकी एचपी भी आ गया मैं समझ में, अदर सोर्स भी आ गया, पीजीबीपी भी ऑलमोस्ट आने लगा है,
बट सैलरी से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं, मैं आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर सैलरी से रिलेटेड आ जाता तो आप लिखेंगे क्या। सबसे पहले सैलरी के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसको जितना आप 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में कर सकते हो। तो सैलरी से रिलेटेड जो भी बेसिक टैक्सेशन टर्म्स सैलरीज वाले, सर सैलरी वाले बेसिक टैक्सेशन टर्म्स कौन से होते हैं मैं आपको याद दिला दूं। बेसिक सैलरी क्या होती है, कमीशन क्या होती है, बोनस क्या होता है, अलाउंसेस क्या होते हैं, परक्विजिट्स क्या होती हैं। पहला पॉइंट ये, मैं कंप्यूटेशन नहीं बोल रहा हूँ 30% 15% डेप्रेशन, कुछ भी नहीं रटना आपको, सिंपल आपको एक पेज में लिखना है कि बेसिक सैलरी से रिलेटेड क्या क्या होता है। मतलब मैं आपको बात करूं तो सेक्शन 15 16 याद नहीं रखने, 17 15 16 17 में जितनी बेसिक थ्योरी मिले आपको बुक से, जितनी बेसिक बस वो बुक से होनी चाहिए या फिर कुमार से स्टार्टिंग के 4 या 5 क्वेश्चन सैलरी से रिलेटेड दियो वो आपको करने हैं। आफ्टर दैट दोस्त इसमें आपको सबसे पहले सैलरी का फॉर्मेट कॉपी करना है। सैलरी का फॉर्मेट कैसा होता है, जिस तरह हम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट किया करते थे, सबसे पहले बेसिक सैलरी, फिर डियरनेस अलावेंस, फिर कमीशन, फिर बोनस, फिर अलावेंसेस, फिर परक्विजिट्स, उसमें से पार्शियली एग्जेम्प्टेड, टोटली एग्जेम्प्टेड, टोटली टैक्सेबल, इस तरीके से सारी चीजें आपको फॉर्मेट में, सिंगल पेज फॉर्मेट है, गूगल पर डालोगे तो भी दिखाई दे जाएगा आपको। आप डालोगे बेसिक सैलरी फॉर्मेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, आपको समझ दिखाई दे जाएगा। सेक्शन 15 16 17 को आपको दोस्त यहां पर इनकॉर्पोरेट करना है सैलरी से रिलेटेड। साथ साथ दोस्त सैलरी में आप लिख सकते हो प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन 9% तक, इसकी 9.5% तक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होती है, 12% तक ये आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इस तरीके की बहुत सारी बातें जो आपको न्यूमेरिकल करते समय उतनी अच्छे समझ में नहीं है, बट थ्योरी बेस पर आप इसको तैयार कर सकते हो। तो गाइस सैलरी में आप बेसिक से लेकर सारा डेटा लिखेंगे। स्टिल डाउट है, एक सैलरी का फॉर्मेट एक पेज का, प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा जो आपको अलावेंसेस याद हो और उसकी टैक्सेबिलिटी, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जो अलावेंसेस नाम से याद हो और उसकी टैक्सेबिलिटी, मैं आपको नंबर ऑफ अलावेंसेस बता दे रहा हूं, हॉस्टल अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस, जिसके बारे में जो भी लिख सकते हो। लिमिट याद हो तो लिमिट भी, मतलब यहां पर आपको प्रोविजन भी लिखना है। जिन बच्चों को बात समझ में आ रही, प्रोविजन मतलब होता है दोस्त कितना एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, किसके हैंड में टैक्सेबल होगा और किसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। वहां वर्ड थे स्पेसिफाइड, एम्प्लॉय और अनस्पेसिफाइड। तो जिन्होंने न्यूमेरिकल करे हैं कुछ 10 5 3 4, उनको तो ऑलमोस्ट चीजें याद होंगी थोड़ी बहुत। जिन्होंने नहीं करे, प्योर थ्योरी पर जा रहे हैं, न्यूमेरिकल एक भी कर ही नहीं जा रहे, तो अब जितनी इनमें से जो सरल लगे आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या क्या लिखना है, ये लिख सकते हो सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन में, बट आपको जो लिखना आपकी मर्जी हो। स्टिल दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर मैंने ड्रॉप किया हुआ, आप वहां से देख मेरे से पूछ सकते हो। अलावेंसेस में सर फेवरेट अलावेंसेस है एचआरए का अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंसेस। बाकी आपके सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, हॉस्टल अलावेंस, होटल चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, नंबर ऑफ अलावेंसेस है जिनकी लिमिट भी दी है, 100 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 15,000 रुपए, 1500 रुपए, कई सारी चीजों की लिख सकते हो। साथ में जो परक्विजिट्स आपको याद हो, फेवरेट है 3, एक कार वाली दोस्त, एक घर वाली दोस्त, घर वाली मतलब आपकी घर वाली नहीं, हाउस वाली, और एक गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर। तो ये बेसिक परक्विजिट्स हैं। अगर आपको इनकी लिमिट याद हो, किस वाले एम्प्लॉइज में टैक्सेबल होती है, किस वाले में नहीं होती, कितनी टैक्सेबल होती है, कितनी नहीं, तो ये भी लिख सकते हो। ऑलमोस्ट 5 से 6 पेज का मैंने आपको सैलरी लिखवा दिया। ये सारी बातें आप सैलरी में लिख सकते हो। अगर आपका दिमाग और अच्छे से चल रहा है और आप मुझसे पूछना चाह रहे हो तो सर सैलरी में ये भी क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या, ये भी प्रोविजन लिख सकते हैं, तो जरूर पूछिए। सैलरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने बताया कैपिटल गेन से रिलेटेड आया। 5 हेड्स में से कोई 2 टपकने हैं, एक तो डेफिनेटली आना है। 5 हेड्स है आपके, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन, पीजीवीपी। 2 चांसेस है 2 क्वेश्चन आने की। मैं पांचों को इंपॉर्टेंट ले रहा हूं, 5 पहले इंपॉर्टेंट में ले लिए मैंने और अब ले रहा हूं। आफ्टर दैट आप सर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो अगेन ये भी हेड्स ऑफ इनकम का क्वेश्चन है। सर पूरा सैलरी चैप्टर लेके आए तो मना नहीं है, कोई मना नहीं है, पूरा सैलरी चैप्टर लेके आओ आप। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट की जाती है, क्योंकि दोस्त आपको पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक सरल सा टॉपिक है, छोटा सा इतना सा टॉपिक है आपका, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल भी आपको ऑलमोस्ट अच्छे लगे होंगे। और आपने बेसिकली अब तक जो रेंट वर्ड सुना है वो खाली रेंट सुना होगा, बट यहां हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लिखते समय आप सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ रेंट, जितने भी तरीके के आप रेंट जानते हो, जितने भी तरीके का मतलब है स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, जिसके बारे में जो एक एक लाइन की थ्योरी हो वो लिख लेना चारों पांचों को। इसके अलावा आप यहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हो,
स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है इसमें, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है इसमें, ये लिखना है आपको। साथ के साथ इसमें इंटरेस्ट की कहानी लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी लोन पर इंटरेस्ट लिए तो कब कितनी एग्जेम्प्ट होगी, कब कितनी टैक्सेबल होगी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, ये सारी बातें। साथ में आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे कंप्यूटेशन का, किसका दोस्त, हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगेन आपके 3 से 3.5 पेज मैंने बता दिए। फॉर्मेट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का केस पूरा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, AR, FR, AR, SR, ER, सारी चीजें। बेसिकली आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यह कहानी कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में और कुछ लिखने का मन है पर डाउट में है कि नहीं लिख पा रहे तो व्हाट्सअप करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। बट सिंपल सी बात समझ लो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन बुक में और एक ही क्वेश्चन कुमार में। पूरा वो चैप्टर लिख देना आप छोटा 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 करके, बस फॉर्मेट हर एक का स्पेशली यार एक एक बार घर से बनाकर जाओगे, एग्जैक्टली दिमाग में वहाँ छप जाएगा। ऐसा लगेगा सर इसका तो अलग है उसका अलग है, हम एग्जाम में ये भूल गए ये याद आ गया तो क्या करेंगे। तो एक एक बार बनाकर जाओगे घर से, 15-15 मिनट लगती है, एक बार देख कर बनाओ, एक बार बिना देखे बनाओ। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है दोस्त, व्हाट आर द इनकम्स इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लिस्ट आउट द इनकम्स व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्टेड वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एग्रीकल्चर इनकम में भी ले लिया और यहाँ भी ले रहा हूँ। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, कोई एक आ सकता है, या तो ये या तो वो आएगा तो वहां बात कर ली मैंने टॉप 5 में, ये आएगा तो यहां बात करो। तो सर यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देयर आर नंबर ऑफ इनकम्स विच आर इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और बहुत सिंपल सा बोलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो क्या बोलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बोलता है जो 4 एड्स में नहीं जाएगी, जो सैलरी नहीं, वो प्रॉपर्टी की रेंट की इनकम हो सकती है, जो प्रॉपर्टी की रेंट की इनकम नहीं वो PGBP की हो सकती है, प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन, जो उसकी नहीं होगी वो कैपिटल गेन की, और जो किसी की नहीं होगी वो मेरी होगी। दैट मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की होगी, मेरी नहीं होगी। ठीक है, तो चारों में से किसी ऐड की इनकम नहीं हो, वो मेरी इनकम है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहां पर ऑलमोस्ट आपको 20 से 30, ऑलमोस्ट बुक में 40, 45, 50 तक दिए, 20 से 30 इनकम जो आपको याद हो जाए पॉइंट वाइज, 1.5 पेज भरने के काम में आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपने वहां याद किया सेम अलग से नहीं याद रखना, यहाँ पर वही एग्जेम्प्टेड इनकम यहाँ लिख देनी है जो कि प्योरली एग्जेम्प्ट होती है। इसके अलावा पार्शियली एग्जेम्प्ट भी लिख सकते हो आप यहाँ, क्या दोस्त, पार्शियली एग्जेम्प्टेड इनकम। मैं नाम बता दूं, देखो इनकम के डायरेक्टर फीस होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है आपकी। ठीक है, पार्टनर के प्रॉफिट जो होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं इन द एंड्स ऑफ पार्टनर्स। इस तरीके से मैं एग्जांपल बताता हूं। पार्शियली एग्जेम्प्टेड किस लेवल तक इनकम जो होती है हमारी एग्जेम्प्टेड होती है, मतलब इस लेवल तक आएगी, जैसे पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट जो है 3500 रुपए तक आपकी एग्जेम्प्टेड है, उससे ऊपर जाओगे तो भाई टैक्सेबिलिटी लगेगी। ठीक है, साथ के साथ सर इसमें आप कॉन्सेप्ट दे सकते हो TDS का। सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूछ रहा हूं TDS, क्योंकि इनकम्स जो भी TDS में यूजुअली आती है वो अदर सोर्स की इनकम होती है, यूजुअली इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट जो आपकी इनकम है वो किसकी है, अदर सोर्स की इनकम। किस किस लेवल तक एग्जेम्प्ट है, कौन सी पार्शियली एग्जेम्प्टेड है, और TDS किस किस पर लगता है, कितना कितना, 10%, 5%, वो क्वेश्चन ढूंढ कर आप देख लेंगे। नहीं समझ में आएगा गूगल डालो, चार्ट निकालो, TDS ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन TDS ऑन इंटरेस्ट, गलत बोल रहा हूँ मैं, TDS ऑन इंटरेस्ट, एक खूबसूरत सा चार्ट आएगा, उस चार्ट को रटो, 1 पेज भर जाएगा आपका। 4 से 5 पेज अगेन मैंने आपको यहाँ बता दिए। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दोस्त यहाँ पर आप लिख सकते हो, बहुत फेवरेट सी सेक्शन है, शायद मुझे याद है भी कि नहीं है, सेक्शन नंबर 64 है शायद। ठीक है, इनकम्स ऑफ अदर एसेसी इंक्लूडेड इन अवर, हमारी इनकम में जुड़ जाती है किसी और की इनकम। सेक्शन 64 है, सेक्शन 56 to 7 है, जो कि मुझे याद है थॉरोली, तो एक बार देख लेना, इनको गूगल पर डाल लेना, सेक्शन याद नहीं रखने, सिर्फ इनसे रिलेटेड कंटेंट याद रखना है। मैं बता दूं, अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो और 50,000 से ज़्यादा की हाउस प्रॉपर्टी और आप उसको फ्री में बेच देते हो किसी को, तो उस बंदे की जो भी खरीद वो आपकी इनकम में शामिल हो जाएगी। कुछ इस तरीके की चीज़ें दोस्त आपकी हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि भैया रुला देता है क्वेश्चन कई सारे बच्चों को। नेम ऑफ रिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80 to 80। जितने छोटे सेक्शन है, ऐसे लिखा है C to U, उतनी ही बड़ी इनकी रामकथा है। तो ये क्वेश्चन मैं उन्हीं बच्चों से बोल रहा हूँ जिन्होंने पहले पढ़ रखा हो, क्योंकि अगर ये करोगे ना तो ये सारे भूल जाओगे दोस्त, इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि आज तक मुझे ही नहीं याद हुए। इतने साल से इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी नहीं याद हुई इनकी लिमिट्स, और ना मुझे लगता है कभी याद करने की जरूरत है। मैं गूगल करता हूँ और लिमिट निकाल लेता हूँ। ठीक है, कुछ लिमिट्स याद है, बट डिडक्शंस जो है आपकी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलती है आपको, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलती है आपको, तो ऐसी तमाम डिडक्शन जो भी आपकी कुमार में, बुक में, या फिर
चार्ट के थ्रू 80 to 80 को एक क्वेश्चन मुझे लगता है डिडक्शन, इसलिए मैंने देखो 9th नंबर पर डाला है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता तो 2nd या 3rd पर डालता, 9th नंबर पर डाला है, बट डाला है ताकि आप एग्जाम में आ जाता, ये मत बोले यार भैया ने ये तो बताया ही नहीं हमको। तो चांसेस पूरे 99.9% डेटॉल की तरह हम भी कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बेहतरीन वाले क्वेश्चन है वो दिए जाए। तो अलाउेबल डिडक्शंस आपको पता होनी चाहिए, इनकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ अगेन वही बच्चे ट्राई करें जिनको डर नहीं लगता हो इनकम टैक्स से, पहले कभी ये पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी, तो ही करना है इस क्वेश्चन को, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर फेवरेट क्वेश्चन, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? तो जैसा बुक में लिखा है सेम वैसा छाप देना। सबसे पहले पर्सन का पूछा है, मींस इंडिविजुअल का अलग, एचयूएफ का अलग, कंपनी का अलग, पार्टनरशिप फर्म का अलग, क्योंकि इनमें 3 तरीके की चीजें आती हैं दोस्त। ओआर क्या होता है, एनओआर क्या होता है और एनआर क्या होता है, 3 तरीके से आता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ डेज याद रखने पड़ते हैं, जिन्होंने बच्चों ने न्यूमेरिकल करें उनको आराम से याद होंगे। 182 डेज ऑब्लिक 365 डेज इन 4 ईयर्स ऑब्लिक 730 डेज इन 7 ईयर्स। मैं एक बार शॉर्टकट बता दे रहा हूं आपको, ताकि आप क्वेश्चंस करते समय थोड़ा सा लाइट फील करें और आपकी ये थ्योरी बहुत बेहतरीन तैयार हो जाए। इन वाली इस वीडियो में सिर्फ ये थोड़ी ना इनकम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए, पर्ची बनाकर आपके हाथ में रख दी, लिखने का तरीका भी बता रहा हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन जब एग्जाम में एग्जैक्ट आए और आपको ये वीडियो हल्की सी भी याद हो, आप उड़ेल देंगे, पूरी कॉपी भर देंगे आप इससे रिलेटेड। यहां पर सर आप सेक्शन नंबर 6 एंड सेक्शन नंबर 9 लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। जो भी सेक्शन 6 सेक्शन 9 में लगा वो पूरा लिख सकते हो। पूरे सेक्शन में है क्या कि भैया अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने देश को छोड़कर गए हो तो आप नॉन रेजिडेंट माने जाओगे, अदरवाइज आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। 10 साल में आप 2 साल कभी भी इंडिया में रेजिडेंट हो गए तो आप ऑर्डिनरी। पूरी कराम कथा सी आपको ये पढ़कर लिखनी होगी। साथ में यहाँ एक और चार्ट लिख सकते हो जो आपने इनकम के में लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। कौन सा वाला? वो इनकम वाला चार्ट बहुत सिंपल था कि सर इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इतनी बार मैं बोला सर इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, मतलब याद होगा वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अर्न्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड अराइज इन इंडिया। इस सारी बातों को कर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके साथ हर एक सब्जेक्ट की शेयर होती रहेंगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।